हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑन माय यूट्यूब चैनल। डियर गाइस, स्टार्ट करते हैं हम अपना नया टॉपिक जो कि है डाटा इंटरप्रिटेशन। अगर आपके सिलेबस की हम बात करेंगे तो वहाँ पे डाटा इंटरप्रिटेशन कोई कुछ इस तरीके से गिवन किया हुआ है, गिवन दिया है कि हिस्टोग्राम आपको पढ़ना है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन आपके सिलेबस में है, बार डायग्राम है और पाई चार्ट है। तो हम कह सकते हैं ये जो आपको 4 टॉपिक्स दिख रहे हैं ये क्या है, सब टॉपिक्स है डाटा इंटरप्रिटेशन का। और ये जो डाटा इंटरप्रिटेशन होता है ये स्टैटिस्टिक्स में हम यूजुअली देखते हैं, ठीक है। तो हम इस चैप्टर को डील करेंगे 102 वीडियोस में, 1 से 2 लेक्चर्स में हम इसको कंप्लीट करेंगे। फ्रॉम जीरो टू एडवांस लेवल, बेसिक टू एडवांस लेवल हम इसको कंप्लीट करेंगे, फिनिश करेंगे। और यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चंस की पॉसिबिलिटी होती है कि आपके एग्जाम में आए। लेकिन अगर आपके एग्जाम का वेटेज है 15 मार्क्स का तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 2 से 3 नंबर यहाँ पे इजीली आप गेन कर सकते हो एग्जाम में। तो मेरे चैनल पर अगर आप फर्स्ट टाइम आ चुके हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। और इसके अलावा आपको पता होगा कि मैं रीजनिंग एंड मैथ्स के लिए पेड कोर्स पढ़ा रहा हूं। तो आप क्या कर सकते हो, मेरी डिस्क्रिप्शन लिंक में जाकर मेरी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो, वहां पे आप रजिस्टर कर सकते हो। एंड मैं आपको ये एश्योरेंस देना चाहूँगा, श्योरिटी दे रहा हूँ कि यू विल गेट 30+ मार्क्स आउट ऑफ गिवन 35, ठीक है। जो आपको 35 मार्क्स का वेटेज है, आप 30+ स्कोर इजीली कर सकते हो, चाहे आप किसी भी बैकग्राउंड से हो। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जैसे कि मैंने आपको बोला कि ये डाटा इंटरप्रिटेशन हम स्टैटिस्टिक्स में यूजुअली देखते हैं, लेकिन एज सच हमें उस टेक्निकल चीज़ों में घुसने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल सा क्वेश्चन हमारे पास एग्जाम में देखने को मिलता है, हमें एग्जाम में आता है, तो वो क्वेश्चन जो होता है वो हिस्टोग्राम पर बेस्ड हो सकता है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन पर होता है, बार डायग्राम पर होता है एंड पाई चार्ट पर बेस्ड होता है। तो हम उनको डील करेंगे। ज़्यादातर अगर हम पॉसिबिलिटी देखेंगे तो बार डायग्राम पर क्वेश्चंस आते हैं एंड पाई चार्ट पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो लेकिन कुछ बेसिक कैलकुलेशन, कुछ बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए ताकि आप जल्दी से जल्दी 5-6 सेकंड्स में क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। डाटा इंटरप्रिटेशन एक ऐसा टॉपिक है जहां से हर कोई बच्चा तो क्वेश्चन को सॉल्व कर लेता है, लेकिन अब मसला होता है टाइम का। किसी को 5 मिनट लग सकते, किसी को 10 मिनट्स लग सकते, तो कोई 2 से 3 सेकंड्स में क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकता है। तो कौन कौन से इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस आपको पता होने चाहिए? सबसे पहले परसेंटेज, रेशो एंड कैलकुलेशन आपको बेसिक सी पता होनी चाहिए। तो पहला सब टॉपिक हमारे पास है हिस्टोग्राम। तो हिस्टोग्राम को हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। तो हिस्टोग्राम क्या होता है? कहता है इट इज़ अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। देखो, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं एक डायग्राम के थ्रू। और इस डायग्राम में क्या होते हैं? रेक्टेंगल्स होते हैं। और इस रेक्टेंगल की क्या होती है? कुछ विड्थ होती है। देखो ये होते हैं विड्थ, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। तो इसको ये विड्थ होती है, या हम कहेंगे इंटरवल्स होते हैं। और जो ये रेक्टेंगल आपको दिख रहा है, रेक्टेंगल ऊपर की तरफ जा रहा है ना, तो ये अपनी क्या दिखा रहा है? कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी दिखा रहा है, ठीक है। तो ये जो विड्थ्स होते हैं रिप्रेजेंट्स क्लास इंटरवल एंड हुज एरियाज आर प्रोपोर्शनल टू द कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज। और ये जो एरिया कवर करता है ना, कोई रेक्टेंगल हमने ये वाला ले लिया, ठीक है, तो इसका इंटरवल क्या है? 10 to 15। और ये कहाँ तक जाता है? यहाँ तक जाता है। तो इसका मतलब इसकी कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी यहाँ जहाँ पे ये खत्म हो गया, इस पॉइंट पे खत्म हो रहा है, तो इसकी कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी है 400। तो यानी कि हम कहेंगे 10 to 15 इस रेंज में, इस इंटरवल में फ्रीक्वेंसी कितनी है? 400 है। बहुत ही इजी है इस चीज को समझना। अच्छा, और एक डिफरेंस आप याद रखोगे कि बार डायग्राम भी आप देख रहे हो ना, लेकिन वहां पे कुछ इस तरीके से आपको ये रेक्टेंगल्स देखने को मिलेंगे। यहाँ पे क्या होता है? गैप होता है। लेकिन क्या आपको यहाँ पे गैप मिलता है? नहीं ना। तो दिस इज द मेन डिफरेंस। देयर आर नो गैप्स बिटवीन द बार्स इन द हिस्टोग्राम। ये जो होते हैं इनको हम कहते हैं बार, ठीक है, लेकिन ये एक के साथ एक जुड़े हुए होते, इनमें कोई गैप नहीं देखने को मिलता है। ओके, नाउ टोटल एरिया इज प्रोपोर्शनल टू टोटल फ्रीक्वेंसी। ये जो एरिया है ना, ये जो एरिया आपको दिख रहा है ना,
कोई रेक्टेंगल, कोई बार या कोई ग्राफ में जो रेक्टेंगल आपको दिख रहा है, ये जो एरिया जितना ये ऑक्यूपाई करता है उसका मतलब होता है उतनी इसकी क्या है, फ्रीक्वेंसी है। यानी कि यहाँ पे फ्रीक्वेंसी 300 और कहाँ से कहाँ तक, इस इंटरवल में 0 to 5 इंटरवल में फ्रीक्वेंसी इज 300। ओके, तो और यूजुअली हम क्या करते हैं, हिस्टोग्राम यूज करते हैं हम कंटिन्यूअस डाटा में। कंटिन्यूअस डाटा मतलब क्या होता है, देखो गाइस यहाँ पे कोई नंबर है 0 to 5, हो सकता है 5 की फ्रीक्वेंसी 0 ही हो लेकिन 4 की फ्रीक्वेंसी 300 है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि 5 की फ्रीक्वेंसी 300 है या 0 की फ्रीक्वेंसी 300 है, नॉट एट ऑल। इसका मतलब ये है कि इस पूरे ग्रुप की फ्रीक्वेंसी इतनी है, 0 to 5 इंटरवल की फ्रीक्वेंसी इतनी है। और ये जो आपको इस तरीके से 1 to 10, 10 to 20 इस तरीके से 2 क्लासेस मिल रही है, इसको हम कहते हैं कॉन्टिन्यूअस सीरीज। क्या कहते हैं गाइज, कॉन्टिन्यूअस सीरीज कहते हैं या हम कहेंगे कॉन्टिन्यूअस डाटा कहते हैं। ठीक है गाइज, तो एक हिस्टोग्राम को बेटर अंडरस्टैंड करने के लिए मैंने यहाँ पे ये डायग्राम जो ली है इसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है गाइज, तो चलो ये क्या है, ये है फ्रीक्वेंसी मॉर्टेलिटी यानी कि डेथ रेट यानी कि फ्रीक्वेंसी हम यहाँ पे लेते हैं और इंटरवल हम यहाँ पे लेते हैं। तो यहाँ पे एक हिस्टोग्राम प्रिपेयर किया गया है, यहाँ पे ये दिखाया गया है कि किस एज ग्रुप में कितनी मॉर्टेलिटी होती है। ये प्रीवियस डाटा हो सकता है या मतलब कोई एक्सपेक्टेड डाटा हो सकता है। ठीक है गाइस, तो चलो इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। ये कह रहा है 0 to 5 मॉर्टेलिटी रेट 300, 5 to 10 मॉर्टेलिटी 200, 10 to 15 ईयर्स मॉर्टेलिटी 400, 15 to 20 ईयर्स मॉर्टेलिटी 300, 20 to 25 ईयर्स मॉर्टेलिटी इज 100। ओके, तो इस तरीके से आपको ये हिस्टोग्राम देखने को मिल सकता है एग्जाम में। अगर हम एक क्वेश्चन समझने की कोशिश करेंगे, क्वेश्चन बनाने की कोशिश करेंगे, तो देखो बेटा एक क्वेश्चन यहाँ पे गिवन है, इसका आंसर आप मुझे दे दो। कहता है मॉर्टेलिटी रेट ऑफ एज ग्रुप बिटवीन 10 to 15 ईयर्स, 10 to 15 ईयर्स इज व्हाट परसेंट मोर देन द मॉर्टेलिटी ऑफ एज ग्रुप 15 to 20 ईयर्स। कहता है जो मॉर्टेलिटी रेट 10 to 15 ईयर्स, 10 to 15 ईयर्स मॉर्टेलिटी रेट कितनी है, बोलोगे सर 400। ये कितने परसेंट ज़्यादा है जो मॉर्टेलिटी रेट है किस एज ग्रुप में, 15 to 20 ईयर्स। 15 to 20 ईयर्स में कितने है, 300, और 10 to 15 ईयर्स में कितनी थी, 400। तो आपको बतानी है ज़्यादा कितनी है। देखो गाइस 10 to 15 ईयर्स कितनी है मॉर्टेलिटी रेट, 400, 15 to 20 ईयर्स कितनी है मॉर्टेलिटी रेट, 300। तो ज़्यादा कितना है ये इससे, 100। किससे ज़्यादा, किसके कंपैरिजन में, इसके कंपैरिजन में बात हो रही है ना, 15 to 10 20 ईयर्स ऑफ एज ग्रुप, इसके कंपैरिजन में। सो मॉर्टेलिटी रेट ज़्यादा कितनी, 100 ओवर 300 परसेंटेज में काउंट करेगी, कैलकुलेट करेगी तो 100 से मल्टीप्लाई, तो वो कितना निकल के आएगा, 1/3 यानी कि 33.33%। तो इस तरीके से ये जो आपको डायग्राम डाटा गिवन है ना, ये जो आपको डाटा गिवन होगा, इस पर कैसे भी करके क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। आपको रेशियो पूछा जा सकता है, आपको नंबर पूछा जा सकता है, आपको डिफरेंस पूछा जा सकता है। लेकिन अगर आपने ये समझा, ये डायग्राम अगर आपके दिमाग में फिट होगी, समझी आपने अच्छे से इसको अंडरस्टैंड किया, क्वेश्चन फिर चाहे कुछ भी हो आप उसको आंसर इजीली कर सकते हो। ठीक है गाइज, तो ये था हिस्टोग्राम, बहुत ही इजी सा टुच्चे लेवल का कंसेप्ट था। तो अब हम देखेंगे कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगन क्या होता है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन क्या होता है। तो अगेन ये भी हिस्टोग्राम की तरह बहुत ही सिंपल सा है, बस आप इसको समझने की कोशिश करो। ये क्या होता है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन क्या होती है। अच्छा, पॉलीगन आपको पता है पॉलीगन क्या होती है, कोई भी फिगर, कोई भी ग्राफ, ठीक है, कोई भी लाइन, कोई भी फिगर जो लाइन से बनती है उसको हम पॉलीगन ही कहेंगे। ओके, तो लाइन ग्राफ होता है, ये एक बेसिकली एक लाइन ग्राफ होता है, ये हमें दिखाता है क्लास फ्रीक्वेंसी जिसको हम प्लॉट करते हैं अगेंस्ट क्लास मिड पॉइंट। देखो गाइस ये हमें दिखाती है, ये पॉइंट्स होते हैं, ये ग्राफ होता है, इसको हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगन कहते हैं, और ये हमें दिखाता है फ्रीक्वेंसी किसकी, इनके इस क्लास के मिड पॉइंट की फ्रीक्वेंसी, यानी कि हम कहेंगे 20 है, इस तरीके से। ओके, अच्छा
ये ज़रूरी नहीं है कि अगर हमें फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनानी है तो हमें पहले हिस्टोग्राम प्रिपेयर करना पड़ेगा, नॉट एट ऑल। ठीक है, हम डायरेक्टली पॉइंट्स को भी प्लॉट कर सकते हैं, फिर उन पॉइंट्स को क्या करना है, ज्वाइन करना है। और ये पॉइंट्स क्या होते हैं, ये फ्रीक्वेंसी होते हैं इनकी मिड पॉइंट्स की, क्लास इंटरवल्स के जो मिड पॉइंट्स होते हैं उनके मिड पॉइंट्स होते हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी होती है। ओके गाइस, अच्छा एक और इजी तरीका है, इट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द टॉप्स ऑफ द रेक्टेंगल्स इन द हिस्टोग्राम। कहता है इसको हम ऑब्टेन कर सकते हैं, ड्रा कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं कि हम पहले हिस्टोग्राम बनाएंगे और उसके बाद हिस्टोग्राम का मिड पॉइंट, अच्छा ये देखो हिस्टोग्राम का टॉप है तो इसका मिड पॉइंट इसके सेंटर में होगा ना गाइस। तो वही देखो, ये एक हिस्टोग्राम है, ये इसका रेक्टेंगल है, तो ये इसका ये बार है। ओके, तो इसका मिड पॉइंट यहाँ पे आता है ना, तो ये मिड पॉइंट एक्चुअल में क्या है, किसके डायरेक्शन में, ये तो इस क्लास का ही मिड पॉइंट है ना, तो बात वही है। ठीक है, इनके टॉप्स के मिड पॉइंट्स को हम ज्वाइन करके ऑब्टेन कर सकते हैं, क्या, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। ओके, अच्छा ये हो गया जब हम एक हिस्टोग्राम ड्रा करेंगे और हम क्या बनाएंगे, एक फ्रीक्वेंसी पॉलीगन तैयार करेंगे। ओके गाइज, नाउ क्या अगर हम हिस्टोग्राम बनाने के लिए हमारे पास टाइम नहीं होगा, क्या हम ड्रा कर सकते हैं, बिल्कुल हम उसको भी बना सकते हैं। ठीक है गाइज, तो देखो यहाँ पे देखो, एक क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। यहाँ पे क्वेश्चन में आपको डाटा कुछ इस तरीके से गिवन है, 6 to 10 5, 10 to 14 10, 14 to 18 15, 18 to 22 8 and 22 to 26 is 3। तो अगर हम बात करेंगे इनको कहेंगे हम इंटरवल्स या क्लास इंटरवल्स। अगर हम इनकी बात करेंगे तो ये क्या है, इन क्लासेस की कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज है, ओके गाइस, तो चलो जी इसका हम एक फ्रीक्वेंसी पॉलीगन तैयार करते हैं। ओके, तो हमें कह रहा है 6 to 10। अब देखो 0 to 6 हमने एम्प्टी छोड़ा, कुछ नहीं है तो हम कुछ नहीं लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो क्या किया मैंने, 6 to 10 कितना है, 5, 6 to 10 इसके सेंटर में ऊपर चढ़ेगी और कब कहाँ तक, 5 तक, तो 5 लगभग यहाँ 6 से थोड़ा नीचे यहाँ पे आ जाएगा। ओके, नाउ 10 to 14 कितना है, 10 to 14, 10 और 14 के सेंटर से हम ऊपर चलेंगे और सीधा ऊपर जाना है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ऊपर जाना है। ठीक है, तो यहाँ पे 10 यानी कि 9 से थोड़ा ऊपर, तो 10 यहाँ पे आ जाएगा। तो इसी तरीके से मैंने एक एक पॉइंट को प्लॉट किया, ये सब आपको डालने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, एक एक पॉइंट को मैंने प्लॉट किया, तो उसके बाद इन पॉइंट्स जो आपको ये पॉइंट्स दिख रहे हैं ना, ये क्या है, ये इन क्लासेस की कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज है जो आपने यहाँ पे गिवन थी, जो आपको यहाँ पे इस टेबुलर फॉर्म में गिवन थी। तो उसके बाद क्या करना है, इन फ्रीक्वेंसी पॉइंट्स को हमें क्या करना है, ज्वाइन करना है। इसकी एक स्ट्रेट लाइन भी बन सकती है, एक कर्व्ड लाइन भी बन सकती है, या कुछ इस तरीके से जिगजैग वाली लाइन भी बन सकती है। ठीक है, लेकिन इन शॉर्ट कहने का मतलब है, जैसे आपने इन पॉइंट्स को ज्वाइन किया एक ग्राफ के फॉर्म में, यहाँ पे आपको शक्ल देखने को मिली, तो उसी को हम कहेंगे फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। ठीक है गाइस, तो ये जो ग्राफ आपको मिलता है इसको हम पॉलीगन कहते हैं। और ये ग्राफ आपको क्या दिखा रहा है, डिफरेंट इन इंटरवल्स की क्लासेस की फ्रीक्वेंसी दिखा रहा है, कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी दिखा रहा है, तो इसलिए हम इसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। ओके गाइस, नाउ नेक्स्ट इसको हम क्या कहते हैं, और एक नाम हम इसको कहते हैं ग्राफिकल फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। इट इज़ यूज्ड टू डिपिक्ट द शेप ऑफ द डाटा एंड टू डिपिक्ट ट्रेंड्स। इससे हम क्या करते हैं, शेप हम चेक कर सकते हैं। शेप बोले तो देखो, पहले हमें एक इंक्रीजिंग ट्रेंड देखने को मिल रहा है, फिर हमें डिक्रीजिंग ट्रेंड हमें देखने को मिल रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, इस ट्रेंड को समझ सकते हैं या शेप को समझ सकते हैं कि किस तरीके से फ्रीक्वेंसी या डाटा फ्लक्चुएट कर रहा है। कहीं पर भी किसी भी सेक्टर में हम इसका यूज़ करते हैं। आपने टीवी पर देखा होगा, मैचेस में देखा होगा, आपने जीडीपी में देखा होगा, नेशनल इनकम में देखा होगा, स्टॉक एक्सचेंज में देखा होगा, सेंसेक्स में देखा होगा, बहुत सारी जगहों पे आपने ये ग्राफ्स, इस तरीके से ग्राफ्स देखे होंगे। तो हम वहाँ पे जाने की कोशिश नहीं करेंगे, बल्कि मेरे कहने का मतलब है, अगर हम कुछ प्रिडिक्ट भी करेंगे ना, डिपिक्ट करेंगे ट्रेंड्स को या प्रिडिक्ट करेंगे ट्रेंड्स को, उसमें भी हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगन का यूज़ करते हैं। और ये जो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन अप्रोच आता है, ये हमारे पास एक स्टैटिस्टिकल अप्रोच आता है, उसको हम कहते हैं ग्राफिकल अप्रोच। ओके गाइस,
नाउ नेक्स्ट, आपको लगता होगा अभी तक कि सर हमें कुछ आज थ्योरी पढ़ा रहा है, ये हम क्या कर रहे हैं। तो थ्योरी को समझो, क्वेश्चन बहुत इजी है। नेक्स्ट लेक्चर में आपको एमसीक्यूज क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर के इजी क्वेश्चन भी, मॉडरेट क्वेश्चन भी एंड हार्ड लेवल क्वेश्चन भी सॉल्व करा होगा, और मुझे पूरा यकीन है, श्योरिटी है, आप बहुत ही अच्छा करोगे। ओके गाइस, नाउ नेक्स्ट हमारे पास होता है बार डायग्राम। अभी हमने हिस्टोग्राम समझा, तो हम अब बार डायग्राम समझेंगे, या जिसको हम कहते हैं बार चार्ट। बहुत ही सिंपल सा है। तो ये बार चार्ट क्या होता है, ये भी एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन होती है, लेकिन किसकी, डिस्क्रीट डाटा की। हमने देखा हिस्टोग्राम में हम लेते थे कॉन्टिन्यूस डाटा, लेकिन यहाँ पे हमें डिस्क्रीट डाटा होता है। अच्छा, डाटा अगर कोई भी हो तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन इसको हम एक्स एक्सिस कहते हैं, ये जो वर्टिकल लाइन होती है इसको हम वाई एक्सिस कहते हैं। तो इनको हम इसी के बीच में मतलब प्लॉट करते हैं। ओके गाइस, तो यूजुअली जो एक्स एक्सिस होती है ये क्या होता है, यहाँ पे डिस्क्रीट वेरिएबल। देखो यहाँ पे हम क्लासेस लेते थे यहाँ पे, लेकिन अब यहाँ पे डिस्क्रीट होगा 10 20। अब इसका अलग से ये होगा, इसका अलग से ये रेक्टेंगल बनेगा, ठीक है। तो ये जो यहाँ पे आपको नीचे एक्स एक्सिस में दिख रहा है ना, ये यहाँ पे दिखाएगा आपको क्या दिखाएगा, डिस्क्रीट वेरिएबल। लेकिन वाई एक्सिस आपको दिखाएगा कॉन्टिन्यूस वेरिएबल। वाई एक्सिस मतलब यहाँ से आपको फ्रीक्वेंसी आती है ना, और फ्रीक्वेंसी कोई मतलब ये डिस्क्रीट वेरिएबल भी हो सकता है एंड कॉन्टिन्यूस भी हो सकता है। इन नटशल हम इसको कॉन्टिन्यूस ही बोलते हैं, क्योंकि ये कहीं बीच में ही लाई कर सकते हैं ना, लाइक 25.5। तो ये क्या है, एक कॉन्टिन्यूस है। ओके, तो नाउ नेक्स्ट यूजुअली यूज्ड फॉर कंपैरिजंस। इसको हम कंपैरिजन के लिए यूज़ करते हैं, किसको, बार डायग्राम को या बार चार्ट को, ठीक है। कंपैरिजन, एक क्वांटिटी की कंपैरिजन हम दूसरी क्वांटिटी के साथ करेंगे, एक सिटी का कंपैरिजन दूसरे सिटी से करेंगे, क्लास 10th के बच्चों का कंपैरिजन क्लास 12th से करेंगे, प्राइवेट स्कूल्स का कंपैरिजन गवर्नमेंट स्कूल्स के साथ करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमें डाटा गिवन होता है। तो अगर हम कोई भी बार डायग्राम बनाते, बार चार्ट बनाते, तो उस पर एक टाइटल होता है, उस टाइटल में इंडिकेट किया होता है कि ये किसके लिए हम प्रिपेयर कर रहे हैं बार डायग्राम। तो ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। तो अगर हम टाइप इसकी बात करेंगे तो मोटे मोटे हम 4 कैटेगरीज में इसको डिवाइड करते हैं। एक होता है वर्टिकल सिंपल बार चार्ट, एक होता है हॉरिजॉन्टल बार चार्ट, एक होता है सब डिवाइडेड बार चार्ट, और एक होता है हमारा ग्रुपड या मल्टीपल बार चार्ट। लेकिन ये भी आपको नहीं पढ़ना है, ये भी आपको नहीं पढ़ना है। ये दो थोड़े से इंपॉर्टेंट है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट में पहला वाला का होगा कि वर्टिकल या सिंपल बार चार्ट जो होता है, इस पर बार बार एसएससी में भी, बैंकिंग में भी, रेलवे में भी, और आपके जेके एसएसबी में भी क्वेश्चंस आते हैं। गॉट माय पॉइंट। नाउ चलो हम एक बार ग्राफ लेते हैं, बार डायग्राम लेते हैं या बार चार्ट लेते हैं। इसकी वजह से हम इस कॉन्सेप्ट को और ज़्यादा क्लैरिटी के साथ समझेंगे और कुछ क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। ओके गाइज, नाउ क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास गिवन है, जो कि बेस्ड है बार ग्राफ पर या बार डायग्राम पर या बार चार्ट पर। ओके, नाउ कहता आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन गिवन डायग्राम। एक गिवन डायग्राम है और आपको कुछ क्वेश्चंस भी गिवन होंगे, उनका आपको आंसर करना है। लेकिन ये जो डायग्राम आपको दिख रही है, बार डायग्राम, ये आपको क्या दिखा रही है, दैट शोज द परसेंटेज ऑफ विलेजेस इन द स्टेट्स विच आर नॉट इलेक्ट्रिफाइड। यानी कि ये हमें दिखा रहा है कि स्टेट्स में कितने परसेंट विलेजेस ऐसे हैं जिनमें इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। एक हो गया इलेक्ट्रिफाइड, एक हो गया नॉट इलेक्ट्रिफाइड। इलेक्ट्रिफाइड यानी कि जहाँ पे बिजली है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी है, पावर है, और जहाँ पे नहीं है तो नॉट इलेक्ट्रिफाइड। बात आ रही है समझ, ठीक है। तो स्टेट्स हमारे पास गिवन है ABCDEF, 6 स्टेट्स है हमारे पास। ओके, और ये क्या और नहीं है, ये 0 है, क्योंकि यहाँ पे ये पॉइंट 0 होता है। ओके, तो इसको हम ओरिजिन पॉइंट कहते हैं, राइट। नाउ अब समझने की कोशिश करेंगे। अगर स्टेट ए की हम बात करेंगे तो कितने परसेंट गांव है। अब इसमें टोटल परसेंट गांव कितने होंगे, 100%, और 100 में से 25% गांव ऐसे विलेज ऐसे जिनमें बिजली नहीं है,
तो यानी कि रिमेनिंग रहे कितने 75% विलेजेस। तो ये 75% विलेजेस, इसका मतलब ये है कि 75% विलेजेस में बिजली होगी, इलेक्ट्रिसिटी होगी, क्योंकि हमें डाटा कह रहा है 25% विलेजेस में यहाँ पे 25% विलेजेस में बिजली नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन हमें क्या कह रहा था, दैट शो द परसेंटेज ऑफ विलेजेस इन द स्टेट्स विच आर नॉट इलेक्ट्रिफाइड। तो सिमिलरली हम जब स्टेट बी को देखेंगे तो हम देख रहे हैं 45% विलेजेस ऐसे हैं जहाँ पे बिजली नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। स्टेट सी में 20% विलेजेस में इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। स्टेट डी में 60% विलेज में इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। दैट मीन्स 40% विलेज ऐसे होंगे जिनमें क्या होगी, इलेक्ट्रिसिटी होगी। सिमिलरली आप स्टेट ई का समझ सकते हो, स्टेट एफ का भी समझ सकते हो। और आप देख सकते ये जो बार डायग्राम है ये कुछ इस तरीके से बार चार्ट है। तो आप इसमें देख सकते हो कि ये क्या है, ये यहाँ पे मतलब क्या है, गैप्स है इनके बीच में, जो बार ग्राफ्स, जो बार ये दिख रहे हैं ना आपको, रेक्टेंगल्स, वर्टिकल रेक्टेंगल्स, तो इनमें आपको प्रॉपरली ये गैप्स दिख रहे हैं। होगी एक बात। दूसरी बात, ये सिर्फ ए का है 25%, बी स्टेट का 45%, सी स्टेट का 20%। तो ये सी बी ए क्या है, ये डिस्क्रीट वेरिएबल होते हैं। ओके गाइस, तो हमने फ्रीक्वेंसी यहाँ से लिया तो परसेंटेज यहाँ से ली, तो क्लास हम यहाँ से लेते थे तो हमने वेरिएबल यहाँ से लिया। ओके, स्टेट्स हमने यहाँ से ली। तो पहला क्वेश्चन हमें कह रहा था इस डायग्राम पर बेस्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटस हैज ट्वाइस द परसेंटेज ऑफ विलेज इलेक्ट्रिफाइड इन कंपैरिजन टू स्टेट डी। कहता है कौन से स्टेट में डबल इलेक्ट्रिसिटी मौजूद है डी के कंपैरिजन में, यानी कि डी में कितने परसेंट विलेजेस में इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, तो 60% विलेज में इलेक्ट्रिसिटी का नामो निशान नहीं है। दैट मीन्स यहाँ पे 40% विलेज ऐसे है जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी है, जिनकी बिजली होती है। ठीक है, तो इसका डबल कौन सा है, डबल वाला हमें बताना है। ठीक है, ऐसी स्टेट जिसको डबल होगी डी के कंपैरिजन में बिजली। ठीक है, जिनके विलेजेस में, ऐसी स्टेट जिनके विलेजेस में डी के कंपैरिजन में डबल बिजली होगी, यानी कि कोई ऐसा स्टेट जहां पे विलेजेस में कितनी परसेंट बिजली होगी, इलेक्ट्रिसिटी होगी 80%। अब इसमें कौन सा स्टेट है जहां जिनके विलेजेस को 80% इलेक्ट्रिसिटी होगी, तो वो एक ही विलेज है, एक ही स्टेट है, स्टेट सी। ठीक है, क्योंकि स्टेट सी में 20% ऐसे विलेजेस है जहां पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। अब अगर 20% ऐसे, देखो 100% तो टोटल हो गए ना विलेजेस, 100%, 20% ऐसे जहां पे बिजली नहीं है, दैट मीन्स 80% विलेजेस होंगे जहां पे बिजली है। तो वही 80% तो हमें निकालना था, तो हमने निकाला ऑप्शन सी, यानी कि स्टेट सी। और स्टेट सी हमें ऑप्शन बी में दिख रहा है, तो उसको हम टिक करेंगे। फर्दर ये यहाँ पे एक्सप्लेनेशन मैंने दिया है, तो आप इसको समझने की कोशिश करना। ओके गाइस, तो अगर मैं आपको ऐसे ही समझाता तो फिर डायग्राम आप यहाँ कैसे देख सकते थे, तो इसलिए मैंने आपको डायग्राम के थ्रू यहाँ पे समझाने की कोशिश करी। बाकी फर्दर एक्सप्लेनेशन आप यहाँ पे देख सकते हो। ओके गाइस, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 इसी पर पूछा गया है, और ये क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, मैंने खुद नहीं बनाए। ओके, नाउ हाउ मेनी स्टेट्स हैव एटलीस्ट 50% इलेक्ट्रिफाइड विलेजेस। तो कहते हैं कितने ऐसे स्टेट्स है जहां पे कम से कम 50% विलेजेस को क्या है, इलेक्ट्रिसिटी है, यानी कि कितने स्टेट्स ऐसे हैं जिनके 50% विलेजेस में इलेक्ट्रिसिटी मौजूद है। तो टोटल अगर हम स्टेट्स की बात करें कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो अगर एफ की बात करेंगे तो 30% को इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, तो दैट मीन्स 70% को होगी। ई की बात करेंगे 50 को नहीं है, दैट मीन्स 50 को होगी। 60 को नहीं है तो 40 को होगी। अब यहाँ पे सी के केस में, स्टेट सी में 20% विलेज को नहीं है, दैट मीन्स 80% को होगी। बी के स्टेट के केस में 45% विलेजेस में इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, दैट मीन्स 55% में होगी। ए स्टेट के केस में अगर हम देखेंगे 25% विलेजेस ऐसे जिनमें इलेक्ट्रिसिटी नहीं है,
तो कितनों को होगी, 75% को होगी। अब हमें कहता था कम से कम 50% विलेजेस में क्या होनी चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी होनी चाहिए। तो ऐसे कितने स्टेट्स हैं, तो 50% कम से कम 50%, या तो 75% विलेजेस में बिजली है तो ये हमारा सूट करेगा। कम से कम 50, यहाँ तो 55% इलेक्ट्रिसिटी है। कम से कम 50, यहाँ पर तो 80% इलेक्ट्रिसिटी है। कम से कम 50 तो 50 तो है यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी। कम से कम 50, यहाँ पे तो 70% विलेज में इलेक्ट्रिसिटी है। तो लेकिन यहाँ पे ये 60 है, तो 60% ऐसे विलेज है जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। दैट मीन्स इलेक्ट्रिसिटी फिर कितने विलेज में होगी, 40%। और ये हमारा आंसर नहीं हो सकता है। तो टोटल स्टेट्स कितने हैं हमारे पास, देखो गाइज 1 2 3 4 5, तो 5 स्टेट्स है हमारे पास ऐसे जहाँ पे एटलीस्ट 50% विलेजेस क्या है, इलेक्ट्रीफाइड है। ओके गाइस, तो ये था बार डायग्राम पर। ऐसे ही क्वेश्चंस बनते हैं बार चार्ट पर या बार डायग्राम पर, ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है हमारा जिसको हम कहते हैं पाई चार्ट। क्या कहते हैं गाइस, पाई चार्ट कहते हैं। अब ये पाई चार्ट क्या होता है, ये एक सर्कुलर डायग्राम होती है, ठीक है, एक सर्कुलर चार्ट होता है। ये डिवाइड होता है सेक्टर्स में। अब देखो गाइस, अगर मैंने ये एक सर्कल बनाया, ठीक है, तो ये देखो ये हो गया इसका सेंटर, तो ये एक इसका हो गया सेक्टर, ठीक है, ये भी हो गया सेक्टर, ये भी हो गया सेक्टर, ठीक है गाइस। ओके, आपको मेरी बात समझ आ रही है ना? तो आपको अगर मैं कोई सर्कल दूंगा तो ये इसका एक सेक्टर होता है, ठीक है। अब इसको हम कहते हैं माइनर सेक्टर, इसको कहते हैं मेजर सेक्टर, वो अलग बात है। लेकिन फिलहाल हमें क्या बता रहा है कि ये एक सर्कुलर चार्ट होता है जो डिवाइड हुआ होता है इनटू सेक्टर्स, और इनमें क्या होती है, आर्क की लेंथ, आर्क की लेंथ मतलब होगी, ये होगी आर्क, ये होगी आर्क, आर्क की लेंथ होती है। अब उसके सेंट्रल एंगल भी यहाँ पे होता है, एंड एरिया जो कवर होता है वो हमें दिखा रहा है कि कॉरस्पॉन्डिंग क्लास का डाटा हमें दिखा रहा है, उसकी फ्रीक्वेंसी हमें दिखाता है या उसकी क्वांटिटी हमें दिखाता है, ठीक है। फर्दर आपको मैं चलो डायग्राम से ही समझाने की कोशिश करूँगा। ओके गाइस, यह हमारे पास एक क्या है, पाई चार्ट है, यह हमारे पास एक पाई चार्ट है। ओके, तो मान लो कि टोटल पॉपुलेशन है 1 लाख, ठीक है, 1 लाख है टोटल पॉपुलेशन, ठीक है। अब मैं कहूँगा कि किसी इलाके में 1 लाख पॉपुलेशन है, वेस्ट में रहते 22%, ईस्ट में रहते हैं 18%, साउथ में रहते हैं 25%, नॉर्थ में रहते हैं 23% एंड सेंटर में रहते हैं 12%, ठीक है गाइज। तो ये जो सेक्टर्स है ना, ये जो सेक्टर है ना, ये जो सेक्टर है इस तरीके से 12, ये दिखा रहा है हमें 12% पॉपुलेशन। क्या दिखा रहा है, 20% पॉपुलेशन। किसकी 12%, किसकी पॉपुलेशन, 1 लाख की 12%, 1 लाख का 12% पॉपुलेशन ऐसी है जो कहाँ पे रहती है, सेंट्रल में रहती है, ठीक है। और ये जो खुद होती है, इसका जो खुद होता है परसेंटेज वैल्यू होता है वो होता है 100%। और अगर हम एंगल की बात करेंगे, अगर हम एंगल की बात करेंगे तो ये जो एंगल होता है यहाँ पे, ये होता है गाइज 360 डिग्री, 360 डिग्री होता है। ओके गाइज, आपको मेरी बात समझ में आ रही है, मगज में आ रहा है? तो वही यहाँ पे कहा गया है, in the question of pie chart the total quantity is distributed over a total angle 360 degree और 100%। तो ये भी होता है, ये भी ट्रू है, दोनों ट्रू है। Here the data can be plotted with respect to only one parameter। लेकिन आपको जो डाटा गिवन होगा क्वेश्चन में वो सिर्फ और सिर्फ एक ही पैरामीटर या वहाँ पर एंगल के केस में आपको डाटा डिस्ट्रीब्यूट देखने को मिलेगा, या आपको परसेंटेज के केस में वहाँ पे आपको क्या डाटा डिस्ट्रीब्यूट देखने को मिलेगा और आपको वो सॉल्व करना है। ओके, बाकी इसमें कुछ भी खास है नहीं, क्या पढ़ाऊँ मैं यहाँ पे, इतना इजी है, ठीक है। अब मैंने इसलिए खुद बुक से इसका ये लिया है, फोटो लिया है, तो आप इसको समझने की कोशिश करना। बाकी वैल्यू ऑफ एनी सेक्टर क्या होता है, एंगल को कैसे चेंज परसेंट में करेंगे, परसेंट को कैसे एंगल में करेंगे, वो हम आगे देख लेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। फिलहाल मैंने एक क्वेश्चन लिया है, आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करना। ओके गाइज, नेशनल बजट एक्सपेंडिचर है किसका, इंडिया का 2023 ईयर के लिए। इन्होंने बोला है कि एजुकेशन पे खर्चा 59%,
15% करेंगे, अदर्स पे 17% करेंगे, फूड पे 6% करेंगे, इंटरेस्ट, ठीक है, जो हमने कर्जा लिया है फॉरेन कंट्री से, इंटरेस्ट हमें पे करना है 9%, एंड डिफेंस पे हम 9% क्या करेंगे, एक्सपेंडिचर करेंगे। तो टोटल एक्सपेंडिचर कितना होगा, 100% होता है, और 100% का डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरीके से है कि 59% चला जाता है एजुकेशन में, 17%, अदर में, फूड में 6, इंटरेस्ट में 9%, डिफेंस में 9%। तो ये क्या है यहाँ पे परसेंटेज, इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज यहाँ पे आपको डिस्ट्रीब्यूशन या पाई चार्ट गिवन है। अब क्वेश्चन में आपको जब पूछूंगा तब आपका फटाक से आंसर निकलना चाहिए। ओके, चलो जी देखो, क्वेश्चन नंबर 1, इन ईयर 2023 इफ इंडिया हैड टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ रुपीज 120 बिलियन, कहता अगर 2023 साल में इंडिया का एक्सपेंडिचर है 120 बिलियन रुपए, देन हाउ मेनी बिलियंस डिड इट स्पेंड ऑन इंटरेस्ट ऑन डेबिट, तो इन्होंने कितना खर्चा किया, कहाँ पे, सूद पे, कर्जे पे इन्होंने कितना खर्चा किया, कर्जे पे इन्होंने कितना खर्चा किया। अब हमें पता है टोटल एक्सपेंडिचर है 100% है ना गाइस, इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज कितना होता है टोटल एक्सपेंडिचर 100%। ओके, और क्वेश्चन में हमें गिवन है कि टोटल इंटरेस्ट है कितना 120 बिलियन, तो हम कह सकते हैं ना 100% परसेंटेज में टोटल एक्सपेंडिचर है, और टोटल एक्सपेंडिचर इन टर्म्स ऑफ रुपीज इज 120 बिलियन, हम कह सकते हो 100% इज इक्वल टू 120 बिलियन। ओके, नाउ फिर हमें बोलता है इंटरेस्ट पे कितना ही खर्चा करते हैं, एक्सपेंडिचर करते हैं 9%, तो वो हमें निकालना है। फिर मैंने आपको एक फंडा बताया, जो गिवन है उसको डिवाइड, जो निकालना है उससे मल्टीप्लाई, गिवन है 120 बिलियन और 100%, यानी कि 120 बिलियन रुपए किसके इक्वल है 100% इसके, और निकालना है हमें 9%, यानी कि इंटरेस्ट पे कितना खर्चा करना है। ठीक है, तो देखो गाइस, परसेंट से परसेंट हट गया, परसेंट से परसेंट हट गया, 0 से 0 खत्म। ओके, नाउ 12 9 108। ओके, तो यहाँ पे हम इस तरीके से 108 डिवाइड बाई 10, तो काटोगे यहाँ पे पॉइंट आ जाएगी, यानी कि 10.8 बिलियन विल बी द करेक्ट आंसर। इस तरीके से 12 इंटू 9 कितना होता है 108 होता है। ओके, नाउ ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया, तो ये क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो जाना चाहिए। नाउ क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2, इसी डाटा पर बेस्ड, कहता इफ ₹9 बिलियन वर स्पेंड इन द ईयर 2023 फॉर फूड, देन व्हाट वुड हैव बीन द टोटल एक्सपेंडिचर फॉर द ईयर इन बिलियंस। कह रहा है कि फूड पर अगर खर्चा हुआ है 9 बिलियन रुपीज़, तो पूरा एक्सपेंडिचर फिर आप बताओ। तो हमें पता है फूड पे इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज हमें गिवन था कितना 6% फूड पे खर्चा होता है 6%, और ये यहाँ पे बोलता है फूड पे 9 बिलियन रुपीस खर्चा होता है, यानी कि हम कहेंगे 9 बिलियन रुपए बराबर है 6% के, और टोटल एक्सपेंडिचर हमें निकालना है, तो टोटल एक्सपेंडिचर कितना होता है 100%। तो कैलकुलेट करोगे तो वो आपका निकल के आ जाएगा 150 बिलियन। ओके गाइज, तो इजी टॉपिक था, आई डोंट थिंक कि आपको कोई दिक्कत होनी चाहिए। इसको फिर से पढ़ना एक बार, ये आपका आज का होमवर्क है। मैं भी थोड़ा सा बिजी चल रहा हूँ इन दिनों, थोड़ी सी प्रॉब्लम्स में हूँ एक्चुअल में। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, अच्छे दुरंदर MCQs कराऊंगा मैं, और इसका कोई प्रैक्टिस सेट भी मैं आपको नहीं दूंगा, बस वो MCQs कर लेना, दूसरा लेक्चर कंप्लीट देखना, और आपके 2 से 3 नंबर सिक्योर हो जाएंगे। और खाली JK SSB एग्जाम्स के नहीं, SSC, बैंक, रेलवे, CSET, हर एक एग्ज़ाम के आपको 2 से 3 क्वेश्चंस ईजिली कवर हो जाएंगे। नेक्स्ट लेक्चर देखना ना भूलिए। और अगर आपको मुझसे कंप्लीट मैथ्स एंड रीजनिंग सीखना है, चाहे आपका बैकग्राउंड जो भी हो, मैथ्स हो, नॉन मैथ्स हो, कॉमर्स हो, मेडिकल, नॉन मेडिकल, जो भी हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का कुछ पता हो या ना पता हो, आप मुझसे ज्वाइन कर सकते हो। पैराडाइज एकेडमी मेरे एप्लीकेशन का नाम है, पैराडाइज एकेडमी ऐप आप डाउनलोड करोगे, वहाँ पे आपको कंप्लीट कोर्स मिलेगा। कंप्लीट कोर्स जब मैं बोलता हूँ, वहाँ पे आपको लेक्चर्स मिलेंगे, वहाँ पे आपको नोट्स मिलेंगे, वहाँ पे आपको प्रैक्टिस सेट्स मिलेंगे, वहाँ पे आपको मॉक टेस्ट्स भी मिलेगी, यानी कि कंप्लीट पैकेज आपको मिलेगा फॉर रुपीज़ जस्ट 499 ओनली। ओके, तो मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, और मेहनत करते रहिए।